Welcome to our channel Study Physical Education. It's more than just playing games. हमारा अगला टॉपिक है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटर्मिनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। सबसे पहले हम फिजिकल फिटनेस का कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि फिजिकल फिटनेस क्या है। फिजिकल फिटनेस एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो बताता है कि कोई व्यक्ति फिजिकल एक्टिविटी कितनी अच्छी तरह परफॉर्म कर सकता है। जैसा कि वेबस्टर एनसाइक्लोपीडिया कहता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू डू डेली रूटीन वर्क विदाउट फटीग, मोरओवर टू पार्टिसिपेट इन प्लेफुल एक्टिविटी एंड स्टिल हैव इनफ कैपेसिटी टू मीट एनी इमरजेंसी। यानी रोजमर्रा के काम बिना थके करना, खेलकूद में हिस्सा लेना और फिर भी एनर्जी बची रहना, यही असली फिजिकल फिटनेस है। डेविड आर लैम के अनुसार फिजिकल फिटनेस इज द कैपेसिटी टू मीट द प्रेजेंट एंड पोटेंशियल फिजिकल चैलेंजेस ऑफ लाइफ विद सक्सेस। और डॉक्टर क्रोल्स के अकॉर्डिंग इट इज द सक्सेसफुल अडेप्टेशन टू द स्ट्रेसेस ऑफ वंस लाइफस्टाइल। अब हम उन फैक्टर्स को समझेंगे जो हमारे फिटनेस कंपोनेंट्स को अफेक्ट करते हैं। इनमें सबसे पहले है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटर्मिनिंग एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मतलब है थकान का सामना करने की क्षमता या लंबे समय तक फिजिकल एक्टिविटी करने की ताकत। तो हम एंड्योरेंस को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द एबिलिटी ऑफ एथलीट टू परफॉर्म लार्ज मसल एक्टिविटी फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग। यानी किसी लार्ज मसल एक्टिविटी को बिना थके देर तक करने की एबिलिटी को एंड्योरेंस कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये एंड्योरेंस आखिर डिपेंड किस पर करती है? आज हम समझेंगे वो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो हमारे एंड्योरेंस को कंट्रोल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कार्डियोरेस्पिरेटरी एफिशिएंसी। सबसे पहला और सबसे जरूरी फैक्टर है कार्डियोरेस्पिरेटरी सिस्टम की एफिशिएंसी। एंड्योरेंस का मतलब ही है लंबे समय तक वर्क करना बिना जल्दी थके। ये तभी पॉसिबल है जब हमारा हार्ट और लंग्स वर्किंग मसल्स तक एफिशिएंटली ऑक्सीजन सप्लाई करें। जब हार्ट स्ट्रॉन्ग होता है और लंग्स ज्यादा ऑक्सीजन अब्सॉर्ब कर सकते हैं तो मसल्स को एनर्जी मिलती रहती है और फटीग देर से आती है। यही रीजन है कि एंड्योरेंस एथलीट्स जैसे मैराथन रनर्स का VO मैक्स बहुत हाई होता है, यानी उनकी बॉडी ज्यादा ऑक्सीजन यूटिलाइज कर सकती है। 2. मसल फाइबर कॉम्पोजिशन। अब बात करते हैं मसल्स के अंदर के स्ट्रक्चर की। हमारे मसल्स में 2 मेन टाइप्स के फाइबर्स होते हैं, स्लो ट्विच फाइबर्स जिन्हें टाइप 1 मसल फाइबर भी कहा जाता है, और फास्ट ट्विच फाइबर्स जिन्हें टाइप 2 मसल फाइबर भी कहा जाता है। स्लो ट्विच फाइबर्स एनर्जी को धीरे धीरे लेकिन लंबे समय तक प्रोड्यूस करते हैं, यानी ये एरोबिक इन नेचर होते हैं। इसलिए जिन एथलीट्स में स्लो ट्विच फाइबर्स ज्यादा होते हैं उनकी एंड्योरेंस नेचुरली बेटर होती है। 3. VO मैक्स और एरोबिक कैपेसिटी। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिफिक फैक्टर पर, VO मैक्स यानी मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक कैपेसिटी। ये बताता है कि आपकी बॉडी 1 मिनट में मैक्सिमम कितना ऑक्सीजन यूटिलाइज कर सकती है। जितना ज्यादा ऑक्सीजन यूज कर सकते हैं उतनी देर तक आप एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगे और उतनी देर तक एक्सरसाइज जारी रख पाएंगे। 4. लैक्टिक एसिड टॉलरेंस। जब हम कंटिन्यूअसली वर्क करते हैं तो बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड बनता है जो फटीग का मेन रीजन है। लेकिन ट्रेन्ड एथलीट्स की बॉडी लैक्टिक एसिड को टॉलरेट और रिमूव करने में एफिशिएंट होती है। इस एबिलिटी को कहते हैं लैक्टेट थ्रेशोल्ड, यानी वह लिमिट जिसके बाद फटीग शुरू होता है। जितना हायर लैक्टेट थ्रेशोल्ड होगा उतनी देर तक एथलीट परफॉर्म कर सकता है। 5. एनर्जी रिजर्व्स, ग्लाइकोजन फैट। एंड्योरेंस का रिलेशन सीधा एनर्जी से है। बॉडी में एनर्जी स्टोर होती है ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म में। लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी के दौरान जब ग्लाइकोजन खत्म होने लगता है तब बॉडी फैट को एनर्जी सोर्स की तरह यूज करती है। अगर आपके एनर्जी स्टोर्स अच्छे हैं और मेटाबॉलिक एफिशिएंसी हाई है तो आप ज्यादा देर तक परफॉर्मेंस मेंटेन कर सकते हैं। 6. हाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। आपने देखा होगा मैराथन रनर्स हमेशा पानी पीते रहते हैं या एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि डिहाइड्रेशन एंड्योरेंस को बहुत अफेक्ट करता है। जब बॉडी में पानी या इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम की कमी हो जाती है तो मसल्स में क्रैम्प्स और फटीग शुरू हो जाते हैं। इसलिए एंड्योरेंस बनाए रखने के लिए हाइड्रेशन और सॉल्ट बैलेंस बहुत जरूरी है। 7. नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड मोटिवेशन। एंड्योरेंस सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल कैपेसिटी भी है।
ब्रेन हमारे मसल्स को लगातार सिग्नल भेजता है और जब फटीग शुरू होता है तो वही ब्रेन हमें पुश करता है, बस थोड़ा और। अगर नर्वस सिस्टम एफिशिएंट है और मेंटल फोकस स्ट्रॉन्ग है तो बॉडी ज्यादा देर तक सस्टेन कर पाती है। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटर्मिनिंग स्ट्रेंथ। फ्रेंड्स, आपने किसी एथलीट को भारी वेट उठाते देखा होगा या किसी रेसलर को अपोनेंट को आसानी से गिराते हुए देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये स्ट्रेंथ आखिर डिपेंड किस पर करती है? क्या ये सिर्फ मसल्स का साइज है या इसके पीछे कुछ साइंटिफिक कारण भी हैं? स्ट्रेंथ का मतलब है रेजिस्टेंस को ओवरकम करने की क्षमता। आज हम समझेंगे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटर्मिनिंग स्ट्रेंथ, यानी हमारे शरीर में वो कौन से बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं जो हमारी ताकत तय करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक, मसल क्रॉस सेक्शनल एरिया। स्ट्रेंथ का सबसे ऑब्वियस फैक्टर है मसल का साइज, जिसे हम मसल क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में, जितना बड़ा मसल का एरिया उतनी ज्यादा ताकत प्रोड्यूस हो सकती है, क्योंकि बड़े मसल्स में ज्यादा नंबर ऑफ मसल फाइबर्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ज्यादा फोर्स जनरेट करते हैं। इसलिए बॉडी बिल्डर्स का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, क्योंकि उनका मसल हाइपरट्रॉफी यानी मसल एनलार्जमेंट बहुत डेवलप्ड होता है। 2, मसल फाइबर टाइप। अब सिर्फ साइज ही नहीं, मसल फाइबर्स का टाइप भी स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता है। जैसा कि पहले भी बताया है, मसल्स में 2 मेन फाइबर्स होते हैं, फास्ट ट्विच फाइबर्स और स्लो ट्विच फाइबर्स। फास्ट ट्विच फाइबर्स जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए पावर और स्ट्रेंथ एक्टिविटीज जैसे वेट लिफ्टिंग, स्प्रिंटिंग में इनकी रोल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए जिन एथलीट्स में फास्ट ट्विच फाइबर्स ज्यादा होते हैं उनकी स्ट्रेंथ नेचुरली बेटर होती है। 3, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। स्ट्रेंथ सिर्फ मसल्स की बात नहीं है, ये इस बात पर भी डिपेंड करती है कि ब्रेन और मसल्स आपस में कितना अच्छा कोऑर्डिनेट करते हैं। जब नर्वस सिस्टम एफिशिएंटली मसल फाइबर्स को एक्टिवेट करता है तो ज्यादा फाइबर्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इसको कहते हैं न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, यानी ब्रेन और मसल्स का टीम वर्क। ट्रेनिंग से ये कोऑर्डिनेशन इंप्रूव किया जा सकता है, इसलिए रेगुलर प्रैक्टिस से स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। 4, मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट। हर मसल फाइबर को एक मोटर न्यूरॉन कंट्रोल करता है। एक मोटर न्यूरॉन और उससे जुड़ी मसल फाइबर्स मिलकर बनाते हैं मोटर यूनिट। जब ज्यादा मोटर यूनिट्स एक साथ एक्टिवेट होती हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन पावरफुल होता है। तो कहा जा सकता है, बेटर मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट लीड्स टू मोर स्ट्रेंथ आउटपुट। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जैसे वेट लिफ्टिंग से ब्रेन सीखता है कि ज्यादा मोटर यूनिट्स को एक साथ कैसे एक्टिवेट किया जाए। 5, मसल लेंथ एंगल ऑफ पुल। एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर है मसल लेंथ और एंगल ऑफ पुल। जब मसल का लेंथ ऑप्टिमम होता है, यानी ना ज्यादा स्ट्रेच्ड ना ज्यादा शॉर्ट, तब फोर्स प्रोडक्शन मैक्सिमम होती है। इसी तरह मसल और बोन के बीच का एंगल भी मैटर करता है। सही एंगल पर कॉन्ट्रैक्शन होने से स्ट्रेंथ ज्यादा जनरेट होती है। इसलिए टेक्निक और पोस्चर भी स्ट्रेंथ को इन्फ्लुएंस करते हैं, सिर्फ मसल साइज नहीं। 6, एनर्जी सप्लाई एटीपी प्लस पीसी सिस्टम। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी चाहिए और ये एनर्जी आती है एटीपी से। हाई इंटेंसिटी शॉर्ट ड्यूरेशन स्ट्रेंथ एक्टिविटीज के लिए बॉडी एटीपी पीसी फॉस्फेगिन सिस्टम यूज करती है। अगर ये सिस्टम एफिशिएंट है तो मसल्स ज्यादा फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शंस कर सकते हैं। इसलिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ साथ एनर्जी सिस्टम कंडीशनिंग भी जरूरी है। 7, हार्मोनल फैक्टर्स। अब बात करते हैं हार्मोन्स की, जैसे टेस्टोस्टेरोन, ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन। ये हार्मोन्स डायरेक्टली मसल ग्रोथ और प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करते हैं। जिन लोगों में एनाबॉलिक हार्मोन्स का लेवल ज्यादा होता है, उनकी स्ट्रेंथ और रिकवरी दोनों बेहतर होते हैं। यही रीजन है कि प्रॉपर डाइट, रेस्ट और स्लीप स्ट्रेंथ डेवलपमेंट में इतनी बड़ी रोल निभाते हैं। 8, एज, जेंडर एंड ट्रेनिंग स्टेटस। स्ट्रेंथ एज और जेंडर से भी प्रभावित होती है। यंग मेल्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता है, इसलिए उनकी स्ट्रेंथ पोटेंशियल नेचुरली ज्यादा होती है। लेकिन ट्रेनिंग हर किसी को स्ट्रॉन्गर बना सकती है, चाहे मेल हो या फीमेल, बस ट्रेनिंग कंसिस्टेंट और साइंटिफिक होनी चाहिए। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटर्मिनिंग स्पीड। स्पीड का मतलब है स्पोर्ट्स मूवमेंट को जल्दी परफॉर्म करने की क्षमता।
फ्रेंड्स, जब कोई एथलीट 100 मीटर्स को कुछ ही सेकंड्स में पूरा कर लेता है तो हम दंग रह जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी इनक्रेडिबल स्पीड डेवलप होती कैसे है? क्या ये सिर्फ प्रैक्टिस से आता है या इसके पीछे कोई साइंटिफिक फिजियोलॉजिकल रीजन भी है? आज हम समझेंगे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटर्मिनिंग स्पीड, यानी हमारे शरीर के अंदर वो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो स्पीड को कंट्रोल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक, मसल फाइबर कॉम्पोजिशन। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है मसल फाइबर कॉम्पोजिशन। फास्ट ट्विच फाइबर्स जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए ये स्पीड और पावर वाली एक्टिविटीज जैसे स्प्रिंटिंग, जंपिंग में मेजर रोल निभाते हैं। स्लो ट्विच फाइबर्स एंड्योरेंस के लिए यूजफुल होते हैं, लेकिन ये जल्दी मूवमेंट के लिए उतने एफिशिएंट नहीं होते। तो कहा जा सकता है, जितने ज्यादा फास्ट ट्विच फाइबर्स उतनी ज्यादा स्पीड पोटेंशियल। 2, नर्वस सिस्टम एफिशिएंसी। स्पीड सिर्फ मसल्स की ताकत नहीं है, ये हमारे नर्वस सिस्टम की एफिशिएंसी पर भी डिपेंड करती है। जब हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मसल्स तक जल्दी और सही तरीके से सिग्नल भेजते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन तेजी से होता है। इससे मूवमेंट टाइम कम होता है और रिएक्शन फास्ट बनता है। इसको कहते हैं न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, यानी ब्रेन और मसल्स का परफेक्ट टीम वर्क। 3, रिएक्शन टाइम। स्पीड का बहुत बड़ा हिस्सा है रिएक्शन टाइम, यानी स्टिम्युलस मिलने के बाद बॉडी को रिस्पॉन्ड करने में जितना कम टाइम लगे उतनी ज्यादा स्पीड दिखाई देगी। फॉर एग्जाम्पल, रेस की स्टार्टिंग गन सुनते ही जो एथलीट सबसे पहले मूव करता है वही फास्टेस्ट स्टार्टर कहलाता है। रिएक्शन टाइम को प्रैक्टिस और कंसंट्रेशन ड्रिल से इम्प्रूव किया जा सकता है। 4, मसल इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। स्पीड इस बात पर भी डिपेंड करती है कि आपके मसल्स कितने इलास्टिक और फ्लेक्सिबल हैं। इलास्टिक मसल्स एनर्जी को स्टोर और रिलीज जल्दी करते हैं, जिससे स्ट्राइड लेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों बढ़ जाते हैं। अगर मसल स्टिफ हैं, तो मूवमेंट स्लो और रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। इसलिए स्प्रिंटर्स हमेशा स्ट्रेचिंग और फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग को इम्पोर्टेंस देते हैं, ताकि मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जल्दी हो सके। 5, फोर्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। स्पीड का डायरेक्ट रिलेशन है मसल कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स और रेट से। जितनी जल्दी और जोर से मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकेगा, उतनी जल्दी मूवमेंट परफॉर्म होगा। इसी वजह से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस स्पीड बढ़ाने के लिए बहुत इफेक्टिव होती हैं। 6, एनर्जी सिस्टम, एटीपीपीसी सिस्टम। अब बात करते हैं एनर्जी की, क्योंकि बिना एनर्जी कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। हाई स्पीड एक्टिविटीज जैसे स्प्रिंटिंग में बॉडी एटीपीपीसी सिस्टम यूज करती है, जो शॉर्ट ड्यूरेशन अबाउट 6-8 सेकेंड्स में एक्सप्लोसिव एनर्जी देता है। अगर ये सिस्टम एफिशिएंट है तो मसल्स को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है और स्पीड मेंटेन रहती है। ट्रेनिंग से ये सिस्टम और ज्यादा पावरफुल बनाया जा सकता है। 7, बॉडी कॉम्पोजिशन एंड वेट। स्पीड डिपेंड करती है बॉडी के वेट और फैट परसेंटेज पर भी। लाइट वेट और लीन बॉडी वाले एथलीट्स तेज दौड़ सकते हैं, क्योंकि उन्हें कम रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। एक्सेस बॉडी फैट स्पीड को रिड्यूस करता है, क्योंकि मसल्स को ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है मूवमेंट के लिए। इसलिए स्प्रिंटर्स का बॉडी स्ट्रक्चर हमेशा लीन, मस्कुलर और एफिशिएंट होता है। 8, मोटिवेशन एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। स्पीड सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल भी है। अगर माइंड अलर्ट है, फोकस्ड है और मोटिवेटेड है, तो नर्वस सिस्टम भी तेजी से रिस्पॉन्ड करता है। कॉन्फिडेंस और कंसंट्रेशन स्पीड को सिग्निफिकेंटली बढ़ाते हैं। इसलिए साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन भी उतनी ही जरूरी है जितनी फिजिकल ट्रेनिंग। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटर्मिनिंग फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है जॉइंट्स को मैक्सिमम रेंज में मूव करने की क्षमता। फ्रेंड्स, आपने कई बार जिम्नास्ट्स, डांसर्स या योगा प्रैक्टिशनर्स को देखा होगा जो अनबिलीवेबल बॉडी मूवमेंट्स करते हैं, कभी पूरा बैक बेंड, कभी फुल स्प्लिट। तो आज हम इसी सवाल का जवाब जानेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी आखिर डिपेंड करती है किन फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स पर। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। 1, जॉइंट स्ट्रक्चर एंड टाइप। सबसे पहला और सबसे जरूरी फैक्टर है जॉइंट का स्ट्रक्चर और टाइप। हर जॉइंट की मूवमेंट कैपेसिटी उसकी एनाटॉमिकल डिजाइन पर डिपेंड करती है। जैसे शोल्डर जॉइंट, जो कि एक बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट है, बहुत ज्यादा मूवमेंट अलाउ करता है,
जबकि एल्बो जॉइंट, जो कि एक हिंज टाइप का जॉइंट है, लिमिटेड मूवमेंट देता है। सिंपल वर्ड्स में, जॉइंट जितना मोबाइल होगा, फ्लेक्सिबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। 2. मसल इलास्टिसिटी एंड लेंथ। फ्लेक्सिबिलिटी डायरेक्टली डिपेंड करती है मसल्स और टेंडन्स की इलास्टिसिटी और लेंथ पर। अगर मसल्स सॉफ्ट, इलास्टिक और प्रॉपर्ली स्ट्रेच्ड है, तो मूवमेंट इजी होती है। लेकिन अगर मसल्स टाइट या शॉर्टन्ड है, तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है। रेगुलर स्ट्रेचिंग से मसल्स में इलास्टिसिटी और एक्सटेंसिबिलिटी दोनों बढ़ती हैं, जिससे जॉइंट्स फ्रीली मूव कर पाते हैं। इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग में स्ट्रेचिंग सबसे इफेक्टिव तरीका है। 3. लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। अब बात करते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यूज की, यानी लिगामेंट्स और टेंडन्स। लिगामेंट्स जॉइंट्स को स्टेबलाइज करते हैं और टेंडन्स मसल्स को बोन से जोड़ते हैं। अगर ये टिश्यूज ज्यादा स्टिफ हैं, तो मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होगी। लेकिन अगर ये मॉडरेटली इलास्टिक हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी बनी रहती है। लेकिन ध्यान रहे, बहुत ज्यादा लूजनेस इंजरी का रिस्क बढ़ा सकती है, इसलिए बैलेंस्ड फ्लेक्सिबिलिटी सबसे जरूरी है। 4. नर्वस सिस्टम कंट्रोल और स्ट्रेच रिफ्लेक्स। फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ फिजिकल नहीं, न्यूरोलॉजिकल कंट्रोल पर भी डिपेंड करती है। जब आप किसी मसल को स्ट्रेच करते हैं, तो मसल स्पिंडल नाम का रिसेप्टर नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेजता है और बॉडी रिफ्लेक्सिवली मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर देती है ताकि इंजरी न हो। इसको कहते हैं स्ट्रेच रिफ्लेक्स। अगर नर्वस सिस्टम का कंट्रोल स्ट्रॉन्ग और अडेप्टेड है, यानी स्ट्रेचिंग की आदत है, तो ये रिफ्लेक्स डीले होता है, जिससे मसल्स ज्यादा स्ट्रेच हो पाते हैं। 5. टेम्परेचर ऑफ मसल्स। मसल टेम्परेचर भी फ्लेक्सिबिलिटी को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। वार्म मसल्स सॉफ्ट और मोर प्लायबल हो जाते हैं, जबकि कोल्ड मसल्स टाइट और रिजिड महसूस होते हैं। इसीलिए वार्म अप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वार्म अप से ब्लड फ्लो बढ़ता है, जॉइंट्स लुब्रिकेट होते हैं और मूवमेंट रेंज इंप्रूव होती है। 6. एज एंड जेंडर। एज बढ़ने के साथ फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे कम होती जाती है, क्योंकि मसल्स और कनेक्टिव टिश्यू स्टिफ हो जाते हैं। जेंडर भी रोल प्ले करता है। फीमेल्स में फ्लेक्सिबिलिटी नेचुरली मेल्स से ज्यादा होती है, क्योंकि उनके कनेक्टिव टिश्यूज थोड़ा अधिक इलास्टिक होते हैं। लेकिन रेगुलर स्ट्रेचिंग हर किसी की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव कर सकता है, चाहे एज या जेंडर कुछ भी हो। 7. फिजिकल एक्टिविटी लेवल एंड प्रैक्टिस। फ्लेक्सिबिलिटी एक स्किल की तरह है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी इंप्रूव होगी। जो लोग रेगुलर स्ट्रेचिंग, योगा या डांस करते हैं, उनकी बॉडी अडेप्टिव हो जाती है, उनके जॉइंट्स की रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाती है और स्टिफनेस कम हो जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी तब परफेक्ट होती है जब एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट मसल्स के बीच स्ट्रेंथ बैलेंस होता है। 8. मसल स्ट्रेंथ बैलेंस। अगर एक मसल ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग है और दूसरा वीक, तो जॉइंट पुल इम्बैलेंस हो जाता है और मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती है। इसलिए बैलेंस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और स्ट्रेचिंग फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रखने के लिए जरूरी है। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटर्मिनिंग पावर। फ्रेंड्स, आपने कई बार किसी एथलीट को देखा होगा जो एक ही जंप में ऊंचाई पार कर जाता है, या वेटलिफ्टर जो सेकंड्स में भारी बारबेल ऊपर उठा लेता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये पावर आखिर होती क्या है और ये किस पर डिपेंड करती है? आज हम इसी कंसेप्ट को डिटेल में समझेंगे। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटर्मिनिंग पावर, यानी हमारे शरीर के वो फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स जो स्ट्रेंथ और स्पीड को मिलाकर पावर बनाते हैं। इनमें सबसे पहले है 1. मस्कुलर स्ट्रेंथ। सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस फैक्टर है मस्कुलर स्ट्रेंथ। पावर का मतलब होता है फोर्स को कम से कम टाइम में अप्लाई करना, और फोर्स क्रिएट करने के लिए मसल्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, उतनी ही ज्यादा फोर्स आप शॉर्ट टाइम में प्रोड्यूस कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पर, अगर 2 लोग एक साथ जंप करें, तो स्ट्रॉन्गर पर्सन ज्यादा ऊंचाई तक जाएगा क्योंकि उसके मसल्स ज्यादा फोर्सफुल हैं। 2. स्पीड ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। पावर सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं है, इसमें स्पीड भी शामिल है। अगर मसल्स जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो सेम स्ट्रेंथ भी ज्यादा इम्पैक्टफुल बन जाती है। यही कारण है कि स्प्रिंटर्स और जंपर्स हमेशा स्पीड बेस्ड ट्रेनिंग करते हैं, ताकि मसल्स तेजी से रिएक्ट करें। फॉर्मूला याद रखिए, पावर इज इक्वल टू स्ट्रेंथ इनटू स्पीड। यानी अगर स्पीड बढ़ी, तो पावर अपने आप डबल इम्पैक्ट देगी। 3. मसल फाइबर कॉम्पोजिशन।
अब बात करते हैं हमारे मसल फाइबर्स की। फास्ट ट्विच फाइबर्स जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए ये एक्सप्लोसिव पावर एक्टिविटीज जैसे स्प्रिंटिंग, वेटलिफ्टिंग, शॉट पुट और लॉन्ग जंप के लिए परफेक्ट हैं। स्लो ट्विच फाइबर्स एंड्योरेंस के लिए यूजफुल हैं, लेकिन पावर जनरेशन में कम इफेक्टिव होते हैं। तो जितने ज्यादा फास्ट ट्विच फाइबर्स उतनी ज्यादा एक्सप्लोसिव पावर। 4. न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। पावर सिर्फ मसल्स की बात नहीं है, ये इस बात पर भी डिपेंड करती है कि ब्रेन और मसल्स कितनी एफिशिएंटली कम्युनिकेट करते हैं। जब नर्वस सिस्टम एक साथ ज्यादा मसल फाइबर्स को एक्टिवेट करता है तो कॉन्ट्रैक्शन तेज और पावरफुल बनता है। ट्रेनिंग से ब्रेन और मसल्स के बीच ये कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है, इसलिए रेगुलर पावर ड्रिल्स जैसे प्लायोमेट्रिक्स, स्प्रिंट स्टार्ट्स और जंप्स बहुत इफेक्टिव हैं। 5. ATP-PC सिस्टम। पावर के लिए बॉडी को चाहिए इंस्टेंट एनर्जी, और वो एनर्जी मिलती है ATP-PC फॉस्फेगन सिस्टम से। ये सिस्टम सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए एनर्जी देता है, लेकिन बहुत तेज स्पीड में, जैसे 100 मीटर स्प्रिंट, शॉट पुट थ्रो या लॉन्ग जंप टेक ऑफ। अगर ये एनर्जी सिस्टम एफिशिएंट है तो मसल तुरंत एक्सप्लोसिव एक्शन कर सकता है, इसलिए शॉर्ट बर्स्ट हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग पावर इंप्रूव करती है। 6. इलास्टिसिटी ऑफ मसल एंड टेंडन्स। पावर में इलास्टिसिटी भी एक हिडन फैक्टर है। जब मसल्स और टेंडन्स स्ट्रेच होकर एनर्जी स्टोर करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन के समय वो एनर्जी रिलीज होती है, जिससे मूवमेंट ज्यादा एक्सप्लोसिव हो जाता है। इसे कहते हैं स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल, SSC। उदाहरण के तौर पर जब कोई एथलीट जंप करने से पहले हल्का सा नीचे झुकता है तो वो इलास्टिक एनर्जी स्टोर करता है और जंप करते ही वो एनर्जी रिलीज होती है, जिससे जंप पावरफुल बन जाता है। 7. मोटिवेशन एंड नर्वस ड्राइव। पावर का एक मेंटल एस्पेक्ट भी है। जब एथलीट मेंटली चार्ज्ड होता है, फोकस्ड और मोटिवेटेड होता है, तो नर्वस सिस्टम ज्यादा मोटर यूनिट्स को एक्टिवेट करता है। रिजल्ट एक्सप्लोसिव पावरफुल एक्शन। इसलिए कहते हैं पावर स्टार्ट्स इन द माइंड एंड एक्सप्लोड्स थ्रू द बॉडी। 8. टेक्निक एंड स्किल एफिशिएंसी। पावर तभी इफेक्टिव होती है जब मूवमेंट टेक्निकली परफेक्ट हो। एक स्किल्ड एथलीट एनर्जी लॉस को मिनिमाइज करता है, हर मूवमेंट को सही डायरेक्शन और टाइमिंग में अप्लाई करता है। इससे अवेलेबल पावर मैक्सिमम परफॉर्मेंस में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटर्मिनिंग बैलेंस। फ्रेंड्स, आपने कभी किसी जिमनास्ट को बैलेंस बीम पर देखा है या किसी योगी को एक पैर पर स्टेडी खड़े रहते हुए? वो सीन देखकर हम दंग रह जाते हैं और सोचते हैं इतना परफेक्ट बैलेंस आखिर कैसे पॉसिबल है। तो आज हम इसी सीक्रेट को समझेंगे, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटर्मिनिंग बैलेंस। यानी हमारे शरीर में वो फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स जो बॉडी को स्टेबल और कंट्रोल्ड रखते हैं। 1. नर्वस सिस्टम एफिशिएंसी। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारा नर्वस सिस्टम। बैलेंस पूरी तरह डिपेंड करता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS पर, यानी ब्रेन और स्पाइनल कोड पर। जब भी बॉडी का पोजीशन बदलता है, ब्रेन को सिग्नल्स मिलते हैं और वो तुरंत मसल्स को इंस्ट्रक्शन देता है कि कैसे रिएक्ट करना है ताकि बॉडी गिरने से बच जाए। जितनी जल्दी और एक्यूरेट ये सिग्नल्स एक्सचेंज होते हैं, उतना अच्छा बैलेंस मेंटेन होता है। 2. विजुअल सिस्टम आईज। हमारा दूसरा मेजर बैलेंसिंग टूल है आईज। आईज बॉडी को सराउंडिंग एनवायरनमेंट और बॉडी की पोजीशन के बारे में कॉन्स्टेंटली इंफॉर्मेशन देती है। जब हम किसी पॉइंट पर फोकस करते हैं तो ब्रेन को पता चलता रहता है कि बॉडी स्टेबल है या टिल्ट हो रही है। इसीलिए जब हम आंखें बंद करके बैलेंस करने की कोशिश करते हैं तो तुरंत लड़खड़ा जाते हैं, क्योंकि विजुअल फीडबैक नहीं मिल रहा होता। Vision helps the brain to judge posture and maintain equilibrium. 3. Vestibular system or inner ear. अब आता है बैलेंस का हिडन हीरो, इनर ईयर सिस्टम, जिसे हम वेस्टिब्युलर सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम हेड की पोजीशन और मूवमेंट को डिटेक्ट करता है। जैसे आप आगे झुकते हैं, घूमते हैं या सिर हिलाते हैं, तो ये इनर ईयर तुरंत ब्रेन को सिग्नल भेजता है। इससे बॉडी को पता चलता है कि ग्रेविटी के मुकाबले हमारा हेड और बॉडी किस डायरेक्शन में है। अगर वेस्टिब्युलर सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए, जैसे ईयर इन्फेक्शन में, तो डिजीनेस और इम्बैलेंस शुरू हो जाता है। 4. मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड टोन।
बैलेंस मेंटेन करने के लिए मस्कुलर स्ट्रेंथ और मसल टोन बहुत जरूरी है। अगर मसल्स वीक हैं, तो बॉडी स्मॉल एडजस्टमेंट्स नहीं कर पाएगी और इंस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेग्स, कोर और बैक मसल्स बैलेंस के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्ट्रॉन्ग मसल्स स्मॉल पोस्चरल करेक्शंस जल्दी कर पाते हैं, जिससे बैलेंस बना रहता है। 5. प्रोप्रियोसेप्शन, किनेस्थेटिक सेंस। अब बात करते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर की, प्रोप्रियोसेप्शन, यानी बॉडी को खुद की पोजीशन और मूवमेंट का अवेयरनेस होना। हमारे जॉइंट्स, मसल्स और टेंडन्स में छोटे छोटे रिसेप्टर्स होते हैं, जिन्हें प्रोप्रियोसेप्टर्स कहते हैं। ये कंटिन्यूअसली ब्रेन को बताते रहते हैं कि बॉडी का कौन सा पार्ट कहाँ है। उदाहरण के लिए, अगर आप आइज बंद करके भी हाथ उठाते हैं, तो आपको पता रहता है कि आपका हाथ ऊपर है, वो प्रोप्रियोसेप्शन ही है। 6. एनर्जी लेवल एंड फटीग। जब बॉडी टायर्ड होती है या मसल्स में फटीग होता है, तो कोऑर्डिनेशन और बैलेंस दोनों पर असर पड़ता है। थकान की वजह से नर्वस सिस्टम और मसल्स का रिस्पॉन्स स्लो हो जाता है। इसलिए एडिक्वेट एनर्जी और रेस्ट बैलेंस परफॉर्मेंस के लिए बहुत जरूरी है। 7. बॉडी स्ट्रक्चर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बैलेंस डिपेंड करता है हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बेस ऑफ सपोर्ट पर भी। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस के अंदर रहता है, बॉडी स्टेबल रहती है। जैसे वाइड स्टांस में बैलेंस इजी होता है, लेकिन नैरो स्टांस में मुश्किल। एथलीट्स प्रैक्टिस करते हैं अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कंट्रोल करने की, ताकि डायनामिक बैलेंस, मूवमेंट के दौरान स्टेबिलिटी भी बना रहे। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटर्मिनिंग एजिलिटी। फ्रेंड्स, आपने किसी फुटबॉल प्लेयर को अचानक डायरेक्शन बदलते हुए देखा है, या किसी बैडमिंटन प्लेयर को लाइटनिंग स्पीड से शटल के पीछे दौड़ते हुए? वो सिर्फ तेज नहीं, एजाइल होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये एजिलिटी आखिर किन चीजों पर डिपेंड करती है? क्या ये सिर्फ प्रैक्टिस से आती है या इसके पीछे बॉडी के कुछ साइंटिफिक फैक्टर्स काम करते हैं? आज हम जानेंगे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटर्मिनिंग एजिलिटी, यानी एजिलिटी के पीछे छुपा फिजियोलॉजिकल साइंस। इनमें शामिल है 1. न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, यानी ब्रेन और मसल्स के बीच परफेक्ट कम्युनिकेशन। जब आपका ब्रेन जल्दी सिग्नल भेजता है और मसल्स उसी मोमेंट रिस्पॉन्ड करते हैं, तो आप जल्दी डायरेक्शन चेंज कर पाते हैं, बैलेंस मेंटेन रखते हैं और मूवमेंट स्मूथ दिखता है। सिंपल वर्ड्स में, एजिलिटी इज ऑल अबाउट ब्रेन मसल टीम वर्क। जितनी बेहतर ये कोऑर्डिनेशन होगी, उतनी ही स्मूथ और कंट्रोल्ड आपकी बॉडी मूवमेंट्स होंगी। 2. नर्वस सिस्टम रिएक्शन टाइम। एजिलिटी सिर्फ तेज दौड़ने की नहीं, बल्कि क्विकली रिएक्ट करने की एबिलिटी है। जब आपके सामने अचानक सिचुएशन बदलती है, जैसे अपोनेंट का डायरेक्शन, बॉल की स्पीड या बॉडी बैलेंस, तो नर्वस सिस्टम को तुरंत रिएक्शन देना होता है। अगर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड फास्ट रिस्पॉन्स दे, तो बॉडी तुरंत एडजस्ट कर लेती है। इसे कहते हैं रिएक्शन टाइम, और ये एजिलिटी की जान है। 3. मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड पावर। अब बात करते हैं मसल्स की, क्योंकि एजिलिटी में स्ट्रेंथ प्लस स्पीड इज पावर बहुत जरूरी होती है। स्ट्रॉन्ग मसल्स आपको डायरेक्शन चेंज करते समय क्विक पुश देते हैं, और पावर मसल्स आपको जंप, डॉज या सडन एक्सेलरेशन में हेल्प करती है। लेग मसल्स जैसे क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स, काव्स और ग्लट्स एजिलिटी के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। 4. डायनामिक बैलेंस एंड बॉडी कंट्रोल। एजिलिटी का मतलब है बॉडी को मूव करते हुए भी कंट्रोल में रखना, यानी रनिंग, टर्निंग या जंपिंग के दौरान भी डायनामिक बैलेंस मेंटेन करना। इसके लिए स्ट्रॉन्ग कोर मसल्स, प्रॉपर पोस्चर और बैलेंस सेंस बहुत जरूरी है। अगर बॉडी ने कंट्रोल खो दिया, तो एजिलिटी खत्म। 5. फ्लेक्सिबिलिटी एंड जॉइंट मोबिलिटी। एजिलिटी के लिए जॉइंट्स और मसल्स का फ्लेक्सिबल होना भी बहुत जरूरी है। जब मसल्स स्टिफ होते हैं, तो सडन मूवमेंट्स के दौरान बॉडी रिस्ट्रिक्ट महसूस करती है। फ्लेक्सिबल जॉइंट्स और इलास्टिक मसल्स मूवमेंट रेंज बढ़ाते हैं, जिससे आप जल्दी ट्विस्ट, टर्न और बेंड कर पाते हैं। इसलिए स्ट्रेचिंग और मोबिलिटी ड्रिल्स एजिलिटी ट्रेनिंग का अहम हिस्सा है। 6. एनर्जी सिस्टम, ATPPC सिस्टम। एजिलिटी एक्टिविटीज बहुत शॉर्ट और एक्सप्लोसिव होती हैं, जैसे क्विक डायरेक्शन चेंजेस, शॉर्ट स्प्रिंट्स या डिफेंसिव मूव्स। इनमें एनर्जी मिलती है बॉडी के ATPPC, फॉस्फेगिन,
सिस्टम से। ये सिस्टम शॉर्ट बर्स्ट्स में इंस्टेंट एनर्जी देता है। अगर ये सिस्टम एफिशिएंट है तो आप बार बार क्विक मूव्स परफॉर्म कर सकते हैं बिना थके। 7. सेंसरी इनपुट एंड प्रोप्रियोसेप्शन। एजिलिटी में सेंसरी ऑर्गन्स भी बहुत बड़ी रोल निभाते हैं, जैसे आईज, ईयर्स और प्रोप्रियोसेप्टर्स, जो बॉडी पोजीशन सेंस देते हैं। आईज आपको अपोनेंट और एनवायरनमेंट की इंफॉर्मेशन देती हैं, और प्रोप्रियोसेप्शन बताता है कि बॉडी का कौन सा पार्ट कहाँ है। इन सिग्नल्स की एक्यूरेट प्रोसेसिंग से आप तुरंत मूवमेंट एडजस्ट कर सकते हैं। 8. कॉग्निटिव प्रोसेसिंग एंड डिसीजन मेकिंग। एजिलिटी सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल भी है। एथलीट को स्प्लिट सेकंड में डिसीजन लेना होता है, किधर मुड़ना है, कब रुकना है, कब एक्सेलरेट करना है। ब्रेन जितनी तेजी से प्रोसेस करेगा, मूवमेंट्स उतनी ही एफिशिएंट होंगी। इसलिए मेंटल अलर्टनेस और फोकस एजिलिटी में बहुत बड़ा फिजियोलॉजिकल रोल निभाते हैं। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटर्मिनिंग रिएक्शन टाइम। यहाँ हम समझेंगे कि कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स इसे कंट्रोल करते हैं, यानी हमारा दिमाग और शरीर किस तरह मिलकर लाइटनिंग फास्ट रिस्पॉन्स देते हैं। इन फैक्टर्स में शामिल है 1. नर्वस सिस्टम एफिशिएंसी। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारा नर्वस सिस्टम, जो बेसिकली ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स से मिलकर बना होता है। जब कोई एक्सटर्नल स्टिम्युलस जैसे लाइट, साउंड या टच मिलता है तो सेंसरी ऑर्गन्स सिग्नल भेजते हैं ब्रेन को। ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और फिर मसल्स को एक्शन के लिए सिग्नल देता है। अगर ये पूरा प्रोसेस तेजी से होता है तो रिएक्शन टाइम बहुत शॉर्ट होता है। सिंपल वर्ड्स में, फास्टर द नर्व ट्रांसमिशन, क्विकर द रिएक्शन। 2. सेंसिटिविटी ऑफ सेंस ऑर्गन। रिएक्शन टाइम काफी हद तक डिपेंड करती है हमारे सेंस ऑर्गन्स की सेंसिटिविटी पर, जैसे आईज, ईयर्स और स्किन रिसेप्टर्स। अगर सेंसरी ऑर्गन्स शार्प और अलर्ट हैं, तो सिग्नल जल्दी ब्रेन तक पहुंचता है, जिससे रिएक्शन फास्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, स्प्रिंटर का विजुअल रिएक्शन गन फ्लैश देखकर होता है, जबकि स्विमर का ऑडिटरी रिएक्शन गन साउंड पर। 3. टाइप ऑफ स्टिम्युलस। रिएक्शन टाइम इस बात पर भी डिपेंड करता है कि स्टिम्युलस किस टाइप का है। जनरली ऑडिटरी रिएक्शन साउंड बेस्ड विजुअल रिएक्शन से फास्टर होता है, क्योंकि ईयर्स से ब्रेन तक सिग्नल थोड़ा जल्दी पहुंचता है। उदाहरण के लिए, स्टार्ट गन की आवाज पर रनर जल्दी रिएक्ट करता है, लेकिन रेड लाइट सिग्नल पर रिएक्शन थोड़ा स्लो होता है। 4. स्पीड ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब सोचिए, ब्रेन ने सिग्नल तो भेज दिया, लेकिन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने में टाइम ले रहे हैं, तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा। इसलिए मसल कॉन्ट्रैक्शन स्पीड भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। स्ट्रॉन्ग और वेल ट्रेन्ड मसल्स जल्दी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जिससे मूवमेंट जल्दी परफॉर्म होती है। 5. सिनेप्टिक ट्रांसमिशन स्पीड। जब सिग्नल न्यूरॉन से पास होता है, तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाता है सिनेप्स के थ्रू। अगर ये सिनेप्टिक ट्रांसमिशन फास्ट है, तो रिएक्शन टाइम कम होगा। ट्रेनिंग और रेपिटेशन से ब्रेन के ये पाथवे स्ट्रॉन्ग बनते हैं, जिससे सिग्नल्स तेजी से फ्लो करते हैं। इसलिए रिपीटेड प्रैक्टिस से रिएक्शन टाइम इंप्रूव होता है। 6. सीएनएस प्रोसेसिंग स्पीड। रिएक्शन टाइम डिपेंड करता है कि ब्रेन कितनी जल्दी इनकमिंग इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। फास्ट थिंकर्स और मेंटली अलर्ट लोग जल्दी डिसीजन लेते हैं। इसको कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग एफिशिएंसी। स्पोर्ट्स जैसे टेबल टेनिस या बॉक्सिंग में ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अपोनेंट की मूवमेंट देखकर स्प्लिट सेकंड में डिसीजन लेना पड़ता है। 7. फटीग एंड अराउजल लेवल। अगर बॉडी टायर्ड है या माइंड लो अलर्ट स्टेट में है, तो रिएक्शन टाइम ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। फटीग नर्वस ट्रांसमिशन को स्लो कर देता है और फोकस कम कर देता है। वहीं मॉडरेट अराउजल, अलर्टनेस रिएक्शन को बेहतर बनाता है, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रेस या एंजाइटी रिएक्शन को खराब कर देती है। स्टे अलर्ट, नॉट एंग्शियस, दैट्स द की टू फास्ट रिएक्शन। 8. प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग। अब बात आती है सबसे प्रैक्टिकल फैक्टर की, प्रैक्टिस। रेगुलर ट्रेनिंग नर्वस सिस्टम को अडेप्ट कर देती है। ब्रेन को फेमिलियर सिचुएशंस में रिस्पॉन्ड करना आता है। इससे रिफ्लेक्स पाथवेज और रिएक्शन दोनों फास्ट हो जाते हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस, उतना ही शॉर्ट रिएक्शन टाइम। यही रीजन है कि एथलीट्स रिएक्शन ड्रिल्स जैसे स्टार्ट स्प्रिंट्स, लाइट बोर्ड गेम्स या कैचिंग एक्सरसाइजेस करते हैं। 9. एज एंड जेंडर।
एज बढ़ने के साथ नर्वस ट्रांसमिशन थोड़ा स्लो हो जाता है, इसलिए रिएक्शन टाइम नेचुरली बढ़ जाता है। जनरली यंग एडल्ट्स का रिएक्शन फास्टेस्ट होता है। जेंडर वाइज डिफरेंस भी होता है। कुछ स्टडीज में मेल्स का रिएक्शन स्लाइटली फास्टर पाया गया है सेंसरी स्पीड की वजह से, लेकिन ट्रेनिंग से ये गैप इजीली ओवरकम किया जा सकता है। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटर्मिनिंग कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। हम यहाँ समझेंगे कि कोऑर्डिनेशन एबिलिटी एक्चुअली डिपेंड किस पर करती है। इसका जवाब छुपा है हमारे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में, यानी हमारे शरीर की बायोलॉजिकल वर्किंग सिस्टम्स में। तो चलिए जानते हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटर्मिनिंग कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। एक, नर्वस सिस्टम एफिशिएंसी। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है नर्वस सिस्टम की एफिशिएंसी। कोऑर्डिनेशन का मतलब ही है ब्रेन और मसल्स के बीच परफेक्ट कम्युनिकेशन। जब हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सिग्नल्स को फास्ट और एक्यूरेट तरीके से मसल्स तक पहुंचाते हैं, तब मूवमेंट्स स्मूथ और वेल कोऑर्डिनेटेड बनते हैं। अगर ये सिग्नल डीले या गलत हो तो मूवमेंट्स अनबैलेंस्ड या ऑकवर्ड लगने लगते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहें, बेटर द नर्वस कंट्रोल, बेटर द कोऑर्डिनेशन। 2, सेंसिटिविटी ऑफ सेंस ऑर्गन्स। कोऑर्डिनेशन एबिलिटी काफी हद तक हमारी सेंस ऑर्गन्स पर भी डिपेंड करती है, जैसे आईज, ईयर्स, स्किन और मसल्स के रिसेप्टर्स। इनके थ्रू हमें कंटिन्यूअसली इंफॉर्मेशन मिलती रहती है बॉडी की पोजीशन, डायरेक्शन, स्पीड और बैलेंस के बारे में। जैसे एक जिम्नास्ट बैलेंस बीम पर तभी स्टेबल रह पाता है जब उसके प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस ऑर्गन्स परफेक्टली काम कर रहे हों। अगर सेंसरी फीडबैक ठीक से न मिले तो कोऑर्डिनेशन ऑटोमेटिकली खराब हो जाता है। 3, कंडीशनिंग ऑफ मस्कुलर सिस्टम। कोऑर्डिनेशन केवल नर्व्स का काम नहीं है, मसल्स भी उतने ही जरूरी है। अगर मसल्स वीक हैं या प्रॉपर्ली ट्रेन्ड नहीं है तो इवन परफेक्ट सिग्नल्स भी स्मूथ मूवमेंट में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। इसके उलट स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल मसल्स मूवमेंट्स को कंट्रोल और एडजस्ट करने में हेल्प करते हैं। सो मस्कुलर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एंड्योरेंस डायरेक्टली कोऑर्डिनेशन को अफेक्ट करते हैं। 4, रिएक्शन एंड मूवमेंट टाइम। कोऑर्डिनेशन का एक हिडन फैक्टर है हमारा रिएक्शन टाइम और मूवमेंट टाइम। रिएक्शन टाइम मतलब स्टिम्युलस मिलने के बाद बॉडी का तुरंत रिस्पॉन्ड करना। अगर नर्वस सिस्टम तेजी से रिस्पॉन्ड करे तो मूवमेंट्स अधिक एक्यूरेट और सिंक्रोनाइज्ड होंगे। इसलिए क्विक रिएक्शन और प्रॉपर मूवमेंट टाइमिंग दोनों कोऑर्डिनेशन के लिए जरूरी है। 5, एनर्जी सिस्टम्स एंड फटीग। अब सोचिए, अगर आप टायर्ड हैं, मसल्स में फटीग है या एनर्जी लो है, तो क्या आप सेम लेवल का कोऑर्डिनेशन दिखा पाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि फटीग नर्वस सिस्टम और मस्कुलर कंट्रोल दोनों को स्लो कर देता है। इसलिए प्रॉपर एनर्जी सप्लाई और बॉडीज मेटाबॉलिक एफिशिएंसी कोऑर्डिनेशन को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। 6, प्रैक्टिस एंड मोटर लर्निंग। कोऑर्डिनेशन सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि न्यूरोमस्कुलर लर्निंग का रिजल्ट है। बार बार प्रैक्टिस से ब्रेन और मसल्स के बीच कम्युनिकेशन पाथवे स्ट्रॉन्ग होता है, जिसे हम मोटर लर्निंग कहते हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ही प्रेसाइज कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है। फिजिकल फिटनेस के हर कंपोनेंट, चाहे वो एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, स्पीड या फ्लेक्सिबिलिटी हो, सबके पीछे फिजियोलॉजी का गहरा कनेक्शन है। अगर आप इन फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स को समझकर ट्रेनिंग करें तो आपकी परफॉर्मेंस और ओवरऑल फिटनेस दोनों नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएंगे। अगर आप इसी तरह फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारी बुक ले सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फिजिकल एजुकेशन के ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपको रेगुलरली मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप इम्प्लीमेंटिंग एंड कीप इम्प्रूविंग।